क्षणसुन्दरी वन्दे रविन्दा क्षणसुन्दरी त्वम्। नमस्ते भाई। राष्ट्रीय एकता दिवसस्य अन्तर्जालीय सभामञ्चे विद्यमानः सर्वे विद्वांसः छात्रा छात्राश्च कार्यक्रमेऽस्मिन् विद्यमानाः मुख्य अतिथयः डॉक्टर अजय कुमार सिंह महोदयाः जे केन्द्रीय विश्वविद्यालयः जम्मू मध्ये सहायक आचार्यत्वेन विराजन्ते। महोदया भवतां कृते सहार्दं स्वागतकुसुमं विनिवेद्यते। कार्यक्रमेऽस्मिन् विशिष्ट अतिथयः डॉक्टर प्रवीण कुमार द्विवेदी महोदयाः विराजन्ते। जी प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालयस्य एते सन्ति। प्रयागराज उत्तर प्रदेश मध्ये सहायक आचार्यरूपेण विराजन्ते। महोदयाः भवतां कृते सहार्दं स्वागतम् अभिवादनं च विनिवेद्यते। अस्माकं कुशलनिर्देशकाः कार्यक्रमस्य अध्यक्षाः आचार्याः मदन मोहन झा वर्याः विराजन्ते। महोदयाः भवतां कृते सहार्दं स्वागतं वचांसि व्याह्रियते। उपस्थितानां समेषां विभागाध्यक्षाणां प्रोफेसर मनोज कुमार मिश्र जे वेद विभाग अध्यक्षाः सन्ति, मिश्र महोदयाः, प्रोफेसर कुलदीप शर्मा महोदयाः, साहित्य विभागस्य अध्यक्षाः प्रोफेसर सतीश कुमार कपूर महोदयाः, आधुनिक विभागाध्यक्षाः श्री शरदचंद्र शर्मा महोदयाः, डॉक्टर कैलाश चंद्र दास महोदया जे व्याकरण विभागस्य अध्यक्षाः सन्ति। कार्यक्रमस्य संयोजकाः सर्वदर्शन विभाग एवं च काश्मीर शैवदर्शन विभाग द्वयोः विभागयोः जे अध्यक्षाः डॉक्टर घनश्याम मिश्र महोदयाः समेषां विभागाध्यक्षाणां कृते एकतन्त्रेण स्वागताञ्जलिं प्रस्तौमि। परिसरस्य जे अध्यापिकाः तथा च कर्मचारिणः जे विद्यन्ते सर्वेषां कृते स्वागतवचांसि। सर्वान्ते प्रियांशः छात्राः तेषां कृते आशीर्वचांसि वितिर्ज्य विरम्यते विस्तरात्। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। श्रीमतामपि सताम् अत्र कृते धन्यवादाः प्रदीयन्ते। अस्याः परिषदः अध्यक्षाः सन्ति अस्माकम् आचार्याः परिसरप्रमुखाः। तान् अनुमतिं याचे अग्रे वृजामहे। इदानीं समय वितन्ति यदत्र मुख्यातिथित्वेन समागताः सन्ति डॉक्टर अजय कुमार सिंह महोदयाः। ते स्वकीयं व्याख्यानं प्रददति। इदानीं अजय कुमार मिश्र जी से निवेदन है व्याख्यान प्रस्तुत करने। जी सर्वप्रथम आप सभी को मेरा नमस्कार। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकर वावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। मैं सबसे पहले तो इस महत्वपूर्ण अवसर पर एकता दिवस के मुझे बोलने के लिए आमंत्रित करने के लिए इस परिसर के निदेशक प्रोफेसर मदन मोहन झा जी का एवं डॉक्टर घनश्याम मिश्र जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूँगा। और साथ ही साथ ये और भी अच्छा अवसर लगता है मुझे कि जिस संस्था ने मुझे आज इस मुकाम तक पहुंचाया, जहां 6 वर्षों तक कार्य करके मैंने बहुत कुछ सीखा, आज वहां के वरिष्ठ जनों के सामने व्याख्यान देने का अवसर मिल रहा है। तो ये
मेरे लिए एक्चुअली दुविधा का भी विषय होता है कि जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है उनके सामने इतने वरिष्ठ मनोज मिश्रा सर हैं, शरद सर हैं और कई सारे लोग जो जिनको मैं लगातार वहाँ फॉलो करता था, क्योंकि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ा और मेरी शिक्षा दीक्षा 8वीं 10वीं के बाद मॉडर्न मीडियम में रही। लेकिन वापस से जब संस्कृत संस्थान में मुझे कार्य करने का अवसर मिला तो मुझे लगा कि जो हमारी ज्ञान परंपरा रही है और उसमें जो तत्व निहित हैं, कहीं ना कहीं आज जब हम सरदार पटेल जी को याद करते हैं, गांधी जी को याद करते हैं, या देश को इस मुकाम तक पहुंचाने वाले आधुनिक पीढ़ी के जिन महान विभूतियों को हम याद करते हैं, उन सब ने जो प्रेरणा ली है वो आप जैसे आचार्यों के द्वारा किए गए कार्य जो रहे हैं, जो उनमें निहित तत्व हैं, उन्हीं तत्वों को अपना स्रोत बनाकर उसी से ज्ञान अर्जित करके कुछ देश को दिया। और इसी क्रम में अगर आज हम एकता दिवस के अवसर पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के वैचारिक और क्रियात्मक रूप में एक नई दिशा प्रदान करने वाले सरदार पटेल जी के जन्म जयंती 146वीं जन्म जयंती के अवसर पर उनके द्वारा भारत के राजनीतिक इतिहास में दिए गए गौरवपूर्ण योगदान को याद करने के क्रम में वर्ष 2014 में भारत सरकार द्वारा इस अवसर को एकता दिवस के रूप में मनाए जाने का जो निर्णय लिया गया था, ये अपने आप में उनके योगदान को देश की नई पीढ़ी तक बताने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। और हम सब जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को आधुनिक भारत के शिल्पी के रूप में याद किया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम देखें उनका जो कठोर व्यक्तित्व और संगठन कुशलता की जो उनकी क्षमता थी, उससे सिर्फ भारतवर्ष ही नहीं बल्कि उस दौर के जो वैश्विक राजनेता थे वो भी उनके कायल थे। और उनके एक ही व्यक्तित्व में, जैसे कहते हैं ना, कई व्यक्तियों के व्यक्तित्व का जो आयाम समाहित था, जैसे कि उनके अंदर कठोर व्यक्तित्व, संगठन कुशलता या राजनीतिक अगर सूझबूझ की बात करें तो अगर हम अपनी परंपरा में कौटिल्य को देखते हैं तो आज आधुनिक समय में बहुत लोग उनसे उनको मिलाकर देखने की बात करते हैं। और राष्ट्रीय एकता के प्रति जो उनका अटूट विश्वास था, और आज हम जम्मू कश्मीर में बैठे हैं, कुछ वर्षों पहले, 2 वर्ष पहले जो परिवर्तन हुआ है, ये कहीं ना कहीं उनके सपनों का ही साकार होने की दिशा में उठाया गया एक कदम था। तो फ्रैंक मोरासस ने भी उनको लेकर एक बात कही है कि 3 तरह के व्यक्ति होते हैं, एक दो विचारक होते हैं, वो सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। एक आदर्शों के माध्यम से उनका प्रयास होता है कि वो ऐसे आदर्श स्थापित करें जिसका लोग आदर करें। और कुछ व्यक्ति जिनमें कि आप कह सकते हैं जो अपनी कर्मठता से और अपने द्वारा किए गए कार्यों के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो वो लोग बोलते कम है, काम करके दिखाते हैं। और ऐसे व्यक्तियों की कैटेगरी में अगर हम देखें तो सरदार पटेल का नाम सबसे अग्रणी है। उन्होंने बातें कम की, कार्य इतने महत्वपूर्ण किए जिसको कई सदियों तक अगर याद किया जाए तो वो भी कम होगा। और इसलिए हम कहते हैं कि भारत की जो अमूल्य धरोहर है और उसके जो महान विभूतियों की धरोहर है, उसमें हम सरदार पटेल के योगदान को कभी नहीं भुला सकते। और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में देखिए, एक तरफ तो वो आंदोलन कर रहे थे दूसरों के खिलाफ लड़ाई लड़के अपने देश को आजाद कराने की, और दूसरी तरफ फिर उन्होंने दोबारा से कई जो 562 से या 565 जो रियासतें थी उनका एकीकरण करने का जो उन्होंने बीड़ा उठाया और जो एकीकरण किया, जिसके कारण जो आइडिया ऑफ इंडिया या ये जो भारतवर्ष का, अखंड भारत का जो सपना है, आधुनिक काल में उसको अगर चरितार्थ करने का काम किया। क्योंकि कई दौर में आप देखेंगे तो तमाम लोगों ने इसकी बात तो की, लेकिन उसको चरितार्थ करने की दिशा में अगर कोई सबसे बड़ा प्रयास या कह सकते हैं जिसने उसको मूर्त रूप दिया आधुनिक भारत के समय में, तो उसका श्रेय भी सरदार पटेल जी को ही जाना चाहिए। और जो उनका योगदान है कहीं ना कहीं उसको उस रूप में याद नहीं किया गया जो आज हम कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। उनको एक शक्ति स्तंभ के रूप में आप ये भी देखिए, आप सब परिचित होंगे क्योंकि बहुत सारी बातों से आप सब लोग उनके जीवन के विषय में, उनके बाल्यकाल से ही वो एक जो
अत्याचार होते थे उनके खिलाफ आवाज उठाने वाले, जैसे उनके विद्यालय की एक कहानी आती है, या कहें उनके विद्यालय के समय का एक तथ्य है कि छात्रों को अध्यापक से ही पुस्तक खरीदनी थी, उसका उन्होंने जो विरोध किया था, उससे लेकर और फिर जब वो देश के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बने, उस समय तक देखेंगे तो उनके व्यक्तित्व में आपको हमेशा आत्मत्याग दिखाई देगा। अगर जैसे तमाम चर्चाएं भी आती हैं कि अगर वो चाहते या जैसा सिचुएशन थी वो भी देश के पहले प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन वो भी महात्मा गांधी के सच्चे अनुयायियों में से एक थे और उन्होंने उस पद का भी त्याग किया, और ये बहुत बड़ा त्याग है, आज के दौर में कोई नहीं कर सकता। और लगातार सेवा की जो उद्देश्य थे उनके जीवन के, उसके लिए अनवरत सेवा करते रहे। उनका लोगों के साथ संवाद इतना अच्छा था कि कई जगहों पर जहां पे हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी असंवाद की स्थिति में होते थे, वहां उनको ही आगे किया गया। इवन जम्मू कश्मीर के संदर्भ में आप देखेंगे तो हरि सिंह जी के साथ बातचीत का जो दौर चला, उसमें भी उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसको कि याद नहीं किया जाता है। अभी कुछ दिनों पहले ही जम्मू कश्मीर के एक्सेशन डे को लेकर 26 अक्टूबर का विलय दिवस का कार्यक्रम पूरे जम्मू कश्मीर और देश में मनाया गया, लेकिन उस विलय में सरदार पटेल की जो भूमिका थी उसको भी हमें आगे लेकर आना चाहिए। उनके डिसिप्लिन्ड जो बिहेवियर था उसको देश से परिचित कराना चाहिए। उनको लेकर जो एक गलत धारणा बनाई गई कि को किसी धर्म विशेष और संप्रदाय विशेष के लोगों के प्रति उनका आग्रह ज्यादा था, ये बिल्कुल गलत बात है। उन्होंने हमेशा से वर्ण भेद और वर्ग भेद का कट्टर विरोध किया, और उनकी जो शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता थी, ये आप हैदराबाद के विलय के संदर्भ में भी देख सकते हैं। और जम्मू कश्मीर में जब शरद सर जम्मू से ताल्लुक रखते हैं मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे जानकारी है, और आपको पता होगा कि जब ये विलय की स्थितियां क्या थी उस पर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो पहला अटैक हुआ पाकिस्तान का 15 अगस्त 1947 के बाद, और जिस तरीके से उनकी सेना हमारे भारतवर्ष में, जिसको किसी ने कबीलाइयों का आक्रमण नाम दिया या कुछ, मैं मानता हूं कि प्रथम प्रायोजित आक्रमण था पाकिस्तान सेना के द्वारा, और जिसमें सरदार पटेल की नेतृत्व क्षमता का ही परिणाम है कि जो सेना भेजने का निर्णय लिया गया, आप देखेंगे उसमें कहीं ना कहीं जवाहरलाल नेहरू जी द्वंद्व की स्थिति में थे, लेकिन उस द्वंद्व को दूर करते हुए तुरंत निर्णय लिया, और आज जितना भी जम्मू कश्मीर सुरक्षित है उसमें उस निर्णय का बहुत बड़ा योगदान है। और जो जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा आज पाकिस्तान और चीन के कब्जे में है, कहीं ना कहीं सरदार पटेल का सपना यही था कि वो भी भारतवर्ष का हिस्सा होना चाहिए। तो अभी उनका जो एकता का स्वप्न है वो अभी अधूरा है, ऐसा मैं मानता हूं, और इसलिए अभी हमें बहुत सारे प्रयास करने की जरूरत है। और इस दिशा में देखें तो अभी लास्ट 2 सालों में आप जो कोरोना काल आया, इस दौर में ही देख लें तो देश की जो एकता की ताकत है, जिसके शिल्पी सरदार पटेल रहे, जिन्होंने जो जैसे समझ सकता था उसको उसकी भाषा में, जैसे हमारे यहाँ कहा गया ना, सठे साठ्यम समाचरित, यानी जो जिस भाषा में समझता है उस भाषा में समझाने का, ये हमारी परंपरा का ही एक शिक्षा है, जिसको उन्होंने अपने अंदर व्यवहार में लाया, और उसी के माध्यम से उन्होंने इन सारी रियासतों को देश में मिलाया। और अगर उनको फ्री हैंड दिया गया होता तो मुझे लगता है जो अखंड भारत का सपना है वो भी पूरा होता। और आप जो वर्तमान परिस्थिति आई देश के अंदर, आप ये भी देखिए कहीं ना कहीं उसके पीछे भी उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं, उस एकता की जो भावना पिरोई उन्होंने आजाद भारत के शुरुआत में और इन सारे प्रिंसली स्टेट्स को मिलाया, उसी एकता की ताकत से हमने ये महामारी का जो दौर था इससे भी हम बाहर निकले और इसका मजबूती से मुकाबला किया। और जो एकजुटता हमने दिखाई, इसकी कल्पना हम लौह पुरुष जिनको कहते हैं सरदार पटेल को, कहीं ना कहीं उनसे ही हमको मिलती है। और साथ साथ आप देखें कि इतनी विपदा और चुनौतियों के बाद भी जहां दुनिया आर्थिक संकटों से, बहुत सारी परेशानियों से गुजर रही थी, ऐसे में अगर देश की वर्तमान सरकार ने भी धारा 370 और 35 से हटाने का निर्णय लिया,
तो कहीं ना कहीं, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को यह निर्णय लिया गया, उसके कुछ महीनों बाद ही कोरोना की स्थिति पूरे विश्व में शुरू हो गई। अभी 2 वर्ष बीते हैं जब पूर्ण रूप से 31 अक्टूबर 2019 को वो निर्णय प्रभावी हुआ था जम्मू कश्मीर में। आज उसके 2 वर्ष पूरे हुए हैं। उसमें 1.5 वर्ष से भी ज्यादा का समय कोरोना का रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ये दृढ़ संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति अगर हमारे देश के राजनेताओं में आई है, तो उसके पीछे भी जो कह सकते हैं कि जो हमारी मजबूती है या जो उसके पीछे इंस्पिरेशन है, वो सरदार पटेल का ही है। और इसलिए उनका हर समय ऐसे किसी भी कार्य में जब हम आगे बढ़ते हैं तो याद किया जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि इसके साथ साथ आप देखिए, जैसे नेता कैसा होना चाहिए, कई बार सेकुलरिज्म के नाम पर आप देखते होंगे कि जो क्रिस्टोसेंट्रिक अप्रोच है, दुनिया को बांट के देखने का, मैं मानता हूं 9वीं 10वीं शताब्दी से जो दुनिया में चला कि पूर्ण सत्य ये है, इस्लाम अधूरा है, बाकी अर्ध सत्य, कोई सत्य नहीं है, इस तरह की धारणा में, और लोगों को बांट के देखने का। उस संदर्भ में अगर हम सरदार पटेल के जीवन को देखेंगे तो उन्होंने उन चीजों को भी झुठलाया और वो सबको साथ लेकर चलने का जो उनका संकल्प था, चाहे सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्वार हो। आज देखिए मंदिर की जो अभी परिस्थिति पैदा हुई पिछले 1-1.5 साल पहले, इसको लेकर बहुत सारे राजनीतिक संगठन तमाम तरह की बातें करते हैं कि हमारा सेक्युलर फैब्रिक बिगड़ जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उस संदर्भ में देखें तो उन्होंने उसको भी आगे बढ़ाया, क्योंकि हमारी जो संस्कृति, हमारी जो परंपरा, उसको बिना साथ में लिए हुए जो समग्र एकीकरण का भाव है वो पूरा हो ही नहीं सकता है। तो एक तो वो भी चीज उन्हीं के द्वारा या उनके जैसे राजनीतिक व्यक्तित्व के द्वारा किए गए कार्यों से देखकर ही आगे बढ़ते हुए दिखाई देती है। और हम सबको उनसे प्रेरणा लेके हमें लगता है कि एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण की तरफ आगे बढ़ना होगा जो सशक्त भी हो और सक्षम भी हो, जिसके लिए वो हमेशा प्रयासरत रहे। क्योंकि सशक्त होना और सक्षम होना दोनों जरूरी है, जिसमें समानता का भी अवसर भी हो और संभावनाएं भी हो। और सरदार पटेल के देखिए एक उनका वाकया है जो दर्शाता है वो आम जनों से कितना जुड़े थे, क्योंकि जो किसानों को लेकर उनका आंदोलन था, क्योंकि वो कहते थे हमें किसी व्यक्ति को हीन भावना से नहीं देखना है, क्योंकि अगर हम एकीकरण चाहते हैं, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कंप्लीट एकीकरण चाहते हैं, तो हमें किसी को ऊंचा नीचा करके नहीं देखना है। और इसीलिए उन्होंने खासकर जो इस देश की बैकबोन है किसानों को लेकर उन्होंने कहा था कि दुनिया का आधार किसान और मजदूर है। मैं सोचता हूं कि कैसे किसान को गरीब और कमजोर न रहने दूं, कैसे उन्हें मजबूत करूं और ऊंचा सिर करके चलने वाला बना दूं। तो इससे आप समझिए क्या आज हमें इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है कि जब तक हम गरीब को, किसान को, मजदूर को या उन मार्जिनलाइज्ड लोगों को आत्मनिर्भर नहीं बनाएंगे, तब तक कंप्लीट इंटीग्रेशन का या देश की जो अखंड भारत का सपना है वो पूरा नहीं होगा। तो हमें अगर उनको सच में एक श्रद्धांजलि देनी है तो हर व्यक्ति को सशक्त बनाना पड़ेगा, राष्ट्र को आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाना होगा। क्योंकि जब हम आत्मनिर्भरता के साथ साथ सुरक्षा को भी लेकर, सुरक्षा के साथ समझौतावादी नीतियां कभी भी अगर हमें क्या दुष्परिणाम देती हैं, वो उनके जीवन में किए गए निर्णय आपको बता सकते हैं कि जैसे मैंने कहा ना कि जैसा व्यक्ति हो उसका उस रूप में जवाब देने की जो उनकी कला थी, उस कला से हमें आज भी सीखना चाहिए। और अभी देखिए पीछे कुछ महीनों में जो घटनाएं हुई हैं जम्मू कश्मीर में, और बाहर के जो प्रवासी मजदूर यहाँ कार्य करते थे जिन्हें वापस जम्मू कश्मीर छोड़ के जाना पड़ा, कहीं ना कहीं उसमें हमें सरदार पटेल को और ज्यादा याद करने की जरूरत है कि क्यों ऐसी स्थिति पैदा हो रही है। इसका मतलब हमें जैसा रिटेलिएशन करना चाहिए, जैसे उनके साथ पेश आना चाहिए, हम कहीं ना कहीं उसमें कोई कमी रह गई है, उस कमी को दूर करने की आवश्यकता है। तभी जाके जो इंटीग्रेशन उन्होंने किया उसको भी सुरक्षित रख पाएंगे। और आने वाले समय में और जो देश और दुनिया के सामने सारी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए भी आतंकवाद हो या हम कहते हैं कि जो आज के दौर में सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, या वर्ल्ड पीस की बात हो,
तो जब तक हम सक्षम नहीं होंगे, जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे, तब तक हम कंप्लीटली जो है अपने आप को सुरक्षित भी नहीं रख पाएंगे। और अपने साथ साथ जो हमारी परंपरा में भी रहा है कि हम अपनी चिंता तो करते ही हैं, सारे साथ राष्ट्र की और विश्व की चिंता करते हैं, हम उस संस्कृतियों को मानने वाले लोग हैं, तो उसको भी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। इसीलिए उन्होंने कहा कि सारे जो सरकारी संस्थाएं हैं, जितने पंथ और मजहब हैं, उनको कैसे एक करके चला जा सकता है, कैसे पीस और कैसे हार्मोनी क्रिएट की जा सकती है, कैसे एक दूसरे के प्रति आदर का भाव पैदा किया जा सकता है, और उसी के माध्यम से दुनिया का कल्याण होगा। ये सब उनके जीवन से ही हमें सीखने को मिलता है। और मेरा मानना है कि इसके माध्यम से ही आप देखेंगे तो उन्होंने भारत की एकता के जो मायने हैं वो बहुत विस्तार से रखे हम लोगों के सामने। और कहीं ना कहीं उसमें 3-4 चीजें, जैसे मैं देख रहा था कि आर्य और अनार्य की थी, मैं यहाँ उस पर जाऊंगा नहीं, आप सब उसके वरिष्ठ विद्वान हैं, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं उस अप्रोच का ही परिणाम है कि हमारे देश के अंदर ही जो लोगों को बांट के देखे जाने की प्रथा थी। तो अगर आप वेदों का ही रेफरेंस ले लें तो वहां पे जो एक ऋग्वेद में आता है पंच जना मम होत्रम जुसंताम, तो वहां पे सबको जो वैदिक कर्मों को करने की जो बात कही गई है, वहां किसी को एक्सक्लूड करने के लिए नहीं, यानी ऑल इंक्लूसिव वाला हमारा जो सिस्टम है, उसी को आज अगर हम इनको याद करते हैं, सरदार पटेल जी को उनकी जन्म जयंती पर या उनकी जन्म जयंती पर अगर आज हम ये संकल्प ले रहे हैं, जैसे हमने संकल्प लिया कि हम राष्ट्र की एकता के लिए अपना सब कुछ करेंगे और राष्ट्र की एकता में जो भी योगदान हो सकता है वो योगदान देंगे, उसके सही परिप्रेक्ष्य को दुनिया के सामने रखेंगे, अपने लोगों को उससे अवेयर करेंगे। तो इसके लिए हमारे जो मूल आधार है उसको भी लोगों के सामने, मेरा मानना है, लेके आना पड़ेगा, तभी जाके कंप्लीट इंटीग्रेशन का काम हो पाएगा। और 2-3 चीजें हैं, जैसे कि एक और चीज है कि जैसे आप अक्सर देखते हैं लोग कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि हमारा देश एक है, विविध संस्कृतियों का एक मिला जुला रूप है। मुझे लगता है इसकी बजाय जो मैं देख पाता हूं सरदार पटेल को, सरदार पटेल जी का जो इंटीग्रेशन के पीछे जो तत्व को उन्होंने पकड़ा वो ये था, हम एक संस्कृति को विविध रूपों में सेलिब्रेट करते हैं, तात्विक रूप से हम एक हैं। तो हमें इसलिए ये जो धारणा बना दी गई इसको तोड़ना है और ये बताना हमारी संस्कृति एक रही है, उसका सेलिब्रेशन हम विविध रूप से करते हैं। और अगर हमें विविध रूप से सेलिब्रेट करने का अवसर मिला तो ये हमारी संस्कृति की खूबसूरती है, ये हमारे देश की जो परंपरा रही है उसकी एक कह सकते हैं मल्टीपल जो उसके डायमेंशंस हैं, और वो इतने स्ट्रांग हैं जो हमें ये स्पेस देता है जो बाकी कहीं नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इसको भी समझा, और कई चीजें जो मुझे उसमें लगती हैं, इसलिए मुझे लगता है कि जैसे वहां पे बात आती है कि इस देश में जो भी पैदा हुआ, जिसको लेकर एक मनुस्मृति में कहा गया, एत देश प्रसूतस्य सकादाग्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षरन पृथिव्याम सर्वमानवा। यानी इसमें इस श्लोक का अर्थ आप सभी समझते हैं। इससे अपने आप पता चलता है कि हम जो वैदिक परंपरा को मानने वाले लोग हैं, ये वो सबको मित्र भाव में, एक और वहां पे रेफरेंस आता है जिसको अगर हम देखें कि प्राणी मात्र को मित्रता की दृष्टि से देखना, और कहीं ना कहीं एकता तभी कायम होगी जहां कहा गया मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम। तो और ऐसे ही आप देखिए कि आगे एक जगह ये लगातार हमारी इसीलिए कल्चरल कंटिन्यूटी जो हमारी बनी रही, और उसको वापिस से कैसे मतलब रीस्टोर कर सके, ताकि वास्तव में जो एकता का उनका प्रण था या जिस एकता का संकल्प उन्होंने लिया था, और उसमें हम इन आधारों को अगर लेंगे तभी जाके हम उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे। क्योंकि चाहे वो सर्वे भवन्तु सुखिना की भावना हो या वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी जीवन धारा रही है,
जिसका कि संदेश भगवान बुद्ध और महात्मा गांधी के जीवन में भी आपको मिलता है। जैसे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को आप पढ़ेंगे, उन्होंने भी कहा कि भारत एक विचार स्वर्ग को भू पर लाने का, भारत एक भाव जिसको पाकर मनुष्य जगता है। तो हमें लगता है हमें उस जागरण की आवश्यकता है, उस भावना को हमारे देशवासियों तक पहुंचाने की आवश्यकता है, उससे परिचित कराने की आवश्यकता है, उनकी चेतना में उसको लाने की आवश्यकता है। और उनको ये सारी चीजों से जब हम बताएंगे कि हमारे यहाँ जो विविध बोलियां हैं, जो विविध परिधान है, जो विविध भाषाएं हैं, या खान पान, या जो हमारा मान्यताएं या रीति रिवाज हैं, वो हमारी ताकत है। और इसीलिए वेद में कहा गया कि जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माण पृथ्वी यथौकसम सहस्त्रम धारा द्रविड़स्य में दुहाम ध्रुवेव धेनुरस्फुरंती। यानी ये जो हमारी मातृभूमि है, जो अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले, अलग अलग विचार और व्यवहार वाले लोगों को एक घर के समान धारण करती है। तो इसलिए हमारा जो ये अस्तित्व है विविधता का, इसको बचाए रखते हुए, इस विविधता में एकता को जीवंत बचाए रखने के लिए राष्ट्र के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इसको हमें आज याद रखने की जरूरत है, उसका प्रण लेने की जरूरत है, और आने वाले समय में उसको अपने व्यवहार में लाने की जरूरत है, ताकि हम अपराजेय रह सकें और अपने देश की जो एकता और अखंडता है उसको बनाए रखें। और जो अधूरा है अभी अखंड भारत का जो सपना, जिसमें हमारे देश का बहुत सारा हिस्सा अभी दूसरे देशों के कब्जे में है, हमारी संस्कृति के बहुत सारे आधार वहां पे हैं, उन सबको वापस कैसे ले पाएंगे। जो तमाम समय समय पर विदेशी ताकतें हमारे देश को जाने अनजाने में अपने हाथों में कोशिश करती हैं कि वो उनका स्वार्थ सदे और हम उनके हाथों में खेलने लगते हैं, उससे बचाए जाने की आवश्यकता है। तभी जाकर हम अपने इस सरदार पटेल जी के जन्म जयंती पर जो एकता का संकल्प उनका था और जिसको उन्होंने आगे बढ़ाया, उसको ये कर सकते हैं। तो मैं आखिर में यही कहूंगा कि इसी संकल्प के साथ हम सभी को कि आने वाला समय जो है वो ये याद रखते हुए कि देश में अगर कोई चीज सबसे सर्वोच्च है, तो जैसे शायद मैं, हो सकता है वो लाइन गलत हो, मुझे ध्यान आ गया कि अल्पम स्वस्य सर्वस्य समाजाय, ऐसा करके कुछ है, एक जगह कहीं मैंने पढ़ा था कि सबसे अल्प से अल्प मेरे लिए है और बाकी सब कुछ इस देश और समाज के लिए है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि सर्वोच्च हित जो है वो देश हित है, और हम सबको उस देश हित में, देश की अखंडता और एकता के लिए आज संकल्प लेना चाहिए। यही सरदार पटेल की इस जन्म जयंती पर उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमें संकल्प लेना होगा कि हम अपने देश को आत्मनिर्भर बनाएं, हर तरीके से शक्ति संपन्न बनाएं, अध्यात्म की धारा पूरी तरीके से देश के लोगों तक प्रस्फुटित हो, और अपनी जो संस्कृति है उसके जो मूल तत्व हैं उनसे पूरा देश परिचित हो। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार मैं, क्योंकि मेरे लिए, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि बहुत कुछ कह पाना अपने इतने वरिष्ठ अध्यापकों के सामने बहुत मुश्किल था, फिर भी मैंने एक प्रयास किया है। आप सभी को धन्यवाद और नमस्कार। नमो नमः। धन्यवादः सिंहवर्याय। संस्कृते एकं वाक्यम् आगच्छति, सिंहो गर्जति गर्जति, तथाविधं विशिष्टं विस्तृतं व्याख्यानं प्रस्तुतं सर्वैः उरीकितम् इति मन्ये। इदानीं प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जु भैया विश्वविद्यालयस्य प्रयागराजस्य उत्तरप्रदेशतः समागताः सन्ति डॉक्टर प्रवीण कुमार द्विवेदी महाशयाः। ते विनिवेद्यन्ते स्वकीयं व्याख्यानं प्रदातुम्। ध्वनि श्रूयते? जी जी जी, आगच्छति। करंगमित पुस्तकी मधुरवल्लकी संगमा, दृशाजित कुरंगमा, कलित जंगमा जंगमा, अधिष्ठित विहंगमा, सकल शास्त्र पारंगमा, सदास्ति हृदयंगमा, वदन पंकजे वांग मम।
नमो नमः। सर्वप्रथम इस राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में शुभ अवसर पर मैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर के वी सुब्बा रायडू और कोट भालवाल जो रणवीर परिसर है उसके कर्मठ और निरंतर संस्कृत जगत की सेवा में विद्यमान प्रोफेसर मदन मोहन झा सर का आज के कार्यक्रम के वो अध्यक्ष हैं। मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर अजय कुमार सिंह सर का। मैंने जिन विद्वानों का नाम सुना है फेसबुक और अन्य स्रोतों से उनके ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास किया है, ऐसे प्रोफेसर मनोज मिश्र सर, प्रोफेसर प्रभात कुमार महापात्र जी, प्रोफेसर सतीश कुमार कपूर जी, प्रोफेसर कुलदीप शर्मा जी, श्री शरद चंद्र शर्मा जी, डॉक्टर कैलाश दास जी और मेरे अनुज मित्र डॉक्टर घनश्याम मिश्र जी। आप सबके समक्ष राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर मैं कुछ अपनी बात रखने का प्रयास कर रहा हूं। यह अद्भुत ही है कि जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र का भी मैं सदस्य हूं, मदन मोहन मालवीय मिशन का भी सदस्य रहा हूं और इन दोनों में संस्थाओं के साथ कार्य करते हुए मुझे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के कुछ साहित्य का अध्ययन करने का भी अवसर प्राप्त हुआ था। तो उसमें मैंने उनके कई सारे पत्र पढ़े, उनकी कई सारी जो लेखन पद्धतियों को देखा, तो मुझे यह एहसास हुआ कि उनके अंतर्गत देशभक्ति और राष्ट्रहित को लेकर के कितनी पीड़ा थी। सरदार जी के लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि था। राष्ट्र के लिए वो किसी के आगे न झुकने को तैयार थे, न किसी से कोई समझौता करने को तैयार थे। ऐसे अनेक सारे पत्र आज दैनिक जागरण में, हिंदुस्तान में प्रकाशित हुए हैं जिन्हें हमें अध्ययन करना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। उस लौह पुरुष शब्द के पीछे यह अवधारणा है कि बचपन में एक उन्हें व्रण हुआ था और चिकित्सक ने कहा कि एक लोहे जलते हुए अंगार को उस व्रण पे रखा जाएगा तभी वो फूटेगा। सब लोग परेशान थे, लेकिन पटेल जी ने उस होनहार वीरवां के होठ चिकने पात की तरह अपने जलते हुए लोहे को उन्होंने अपने व्रण पे रखा और वह अद्भुत सराहनीय कार्य के कारण उनको लौह पुरुष कहा गया। इसे दुर्दैव कहें या सौभाग्य कहें कि आज ही के दिन एक आयरन लेडी, हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या भी की गई थी। यह एक लौहात्मकता ही थी दोनों के अंतर्गत देशभक्ति के प्रति। ऐसे अनेक राजनेता हुए हैं जिन्होंने देशभक्ति के लिए अपने प्राण को न्यौछावर करने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। भोजपुरी में एक कहावत है, ये आजादी प्रेम के पौधा है, एके पाले के पड़ी, समय समय पर सींचे खातिर एमे खून डाले के पड़ी। मैं इन सब बातों को इसलिए बताने का प्रयास कर रहा हूं कि हम उस एकता को ठीक से समझने का प्रयास करें जिसके लिए हमारे इन महापुरुषों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। एक क्या है, इसके लिए हमारे वेदों में वह सुक्तियां निहित हैं, वो तथ्य निहित हैं जो कहते हैं कि माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। वह किसी क्षेत्र विशेष के लिए नहीं कहते कि मैं इस क्षेत्र विशेष का पुत्र हूं या संतान हूं। वयम तुभ्यम बलिहृत श्याम, हम तुम्हारे लिए अपने आप को समर्पित कर देते। वह किसी प्रांत के लिए नहीं, किसी क्षेत्र के लिए नहीं, किसी ग्राम के लिए नहीं, पूरी पृथ्वी के लिए। यह वेदों में सन्निहित उस संस्कृति की ही विचारधारा थी जिसको माननीय अभी डॉक्टर अजय कुमार शर्मा जी ने, सिंह जी ने बताया। वह संस्कृति में जब विकृतियां आती हैं, थोड़ी बहुत
विकार आता है, लोग छिन्न भिन्न होने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे ऐसे महापुरुषों का उद्भव होता है जो उन्हें एक करने का, अखंडित करने का प्रयास करते हैं, जोड़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि अंग केवल अकेले अंगी नहीं हो सकता है, अंगों के समूह को हम अंगी कर सकते हैं। हम हाथ पांव को एक अंगी के रूप में नहीं देख सकते हैं। ऐसे ही एक देश की, एक विश्व की, एक ब्रह्मांड की एकात्मकता की बात कही जाती है। इसीलिए हम आदि शंकराचार्य को देखते हैं, 3 बार पैदल भारत का भ्रमण उन्होंने किया, संस्कृति को एक करने का प्रयास किया, जहां जहां विभिन्नता थी, जहां जहां वैमत्य थे, उनको दूर करने का प्रयास किया, क्योंकि बात करने से बात बन जाती, यह निश्चित है। अंग्रेज और अंग्रेजियत से अभी तक हम लड़ रहे हैं, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने कहा भी कि अभी भी हमारा सपना पूरा नहीं हुआ है। बिल्कुल यह बात सत्य, क्योंकि जिस अंग्रेजियत ने हमें गुलाम बनाया, निश्चित रूप से वो हमें लूटने आए थे, हमारे अंतर्गत फूट डालने आए थे, और आज भी हम कहीं न कहीं उस फूट के कारण विखंडित जैसे प्रतीत होते रहते। आज भी उन विचारधाराओं से हम लोग लड़ते हैं। संस्कृत जगत के विद्वानों को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी विषय हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि उनमें केवल और केवल विदेशी तत्व ही निहित हैं, लेकिन हमारे समक्ष एक ऐसी फौज, एक ऐसी पीढ़ी तैयार हो गई है जो अंग्रेजी और अंग्रेजियत के साथ ही अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। उस पीढ़ी को यह नहीं पता है कि हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे वेद उपनिषद में, पुराणों में जो ज्ञान है वो भारत की एकता और अखंडता का। कई ऐसे विद्वान हैं जो ये कहते हैं कि सारा का सारा ज्ञान विदेशों से आया है और आप जो है उसी ज्ञान को देख रहे हैं, उसी ज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं, उसी ज्ञान को पढ़ रहे हैं। आपके पास कुछ था ही नहीं। ऐसी विचारधाराओं से सरदार वल्लभ भाई पटेल लड़े। अंग्रेजों के लिए जो लेटर लिखे उन्होंने, आप archive.org पे उनकी पत्रावलियां देख सकते हैं। इतनी फटकार भरे लेटर शायद मुझे नहीं लगता है कि किसी ने उनको, अंग्रेजों के जो प्रमुख नेता थे, उनको लिखे। सीधे डांटा है कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, मानवता के सीधे खिलाफ है, कम से कम मानवता को तो ध्यान रखिए। लेकिन वो मानवता का ध्यान बिल्कुल नहीं रखते। यदि मानवता का ध्यान रखते तो हमारे चंद्रशेखर आजाद को इस प्रकार से उनके खिलाफ विद्रोह नहीं करना पड़ता, भगत सिंह को विद्रोह नहीं करना पड़ता। एकता की आवश्यकता को समझते हुए कुछ कार्य उन्होंने किए और कुछ कार्य अभी भी उनके सपनों के आधार पर अधूरे। हालांकि एक बहुत बड़ा कार्य, जैसा कि अभी इन्होंने बताया, 370 धारा का हटना, हैदराबाद और जूनागढ़ की समस्या को उन्होंने समाप्त कर दी थी, जो भारत में विलय को तैयार नहीं थे। 565 रियासतें थी। उन 565 रियासतों में अंग्रेजों का इतना दबदबा था कि वो चारों तरफ से उन्हें विखंडित कर देना चाहते थे। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे, जो जिस तरह से बट सके उस तरह से उसको बांटने का प्रयास किया, क्योंकि उन्हें आपको तोड़ना था, आपको बांटना था। हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारी परंपरा कभी भी बांटने वाली परंपरा नहीं रही। हम तो यही मानते हैं कि हम सब एक की संतान है। एकात्मवाद, एकेश्वरवाद और एकता में ही हमारा पूर्ण विश्वास रहता है। संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसी जानताम, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम सर्व की बात करते हैं, एक की बात नहीं करते हैं। सुख किसे कहते हैं? तर्क संग्रह में अन्नम भट्ट कहते हैं, सर्वेषाम् अनुकूलतया विदनीयं सुखम सर्वेषाम् प्रतिकूलतया विदनीयं दुःखम। सभी को जो बुरा लगे, अच्छा लगे, वह सुख दुख है, अकेले किसी की बात नहीं की। और यही जो सर्व की बात है वही एकत्व का मूल है। हमने सबकी बात की, लेकिन उन्होंने बांटने की बात की। हमारे काम को, हमारे व्यवसाय को, हमारी संस्कृति को छोटा बताया और खुद
उसी काम से वो टाटा और बाटा की संस्कृति लेकर के आए। पटेल जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हमारी यादों में वो सन्निहित हैं, उनके विचार सन्निहित हैं, और निश्चित रूप से जो वर्तमान काल है उसमें उनको जो प्रतिष्ठा देने का प्रयास किया जा रहा है उससे भी वो कहीं अधिक के हकदार हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो उनके स्मृति में बनाई गई है, ऐसे प्रत्येक प्रदेश में, प्रत्येक जनपद में उनके नाम पे कुछ न कुछ होना चाहिए, क्योंकि वो निश्चित रूप से भारत के शिल्पी थे, निर्माता थे और एकता को फैलाने वाले सूत्रधार थे। एकता को फैलाने में कई जगह विकृतियां इतनी घर कर गई थी कि लग ही नहीं रहा था कि भारत की अखंडता, एकता कभी सुनिश्चित हो पाएगी, लेकिन साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग किया उन्होंने। किसानों की जमीन जब हड़पना चाहते थे अंग्रेज, तो जो सत्याग्रह उन्होंने किया, वह सत्याग्रह अविश्वसनीय था महात्मा गांधी जी के, कि बिना कोई खून खराबे के, बिना कोई बात के, बिना कोई समस्या के वह अंग्रेजों को पीछे झुकना पड़ा, और जो उन्होंने 22% टैक्स किया था उसको 6% फिर से करना पड़ेगा। हर एक वर्ग के लिए उन्होंने लड़ा। तो जो वेदों का निहितार्थ था, जो सनातन परंपरा और संस्कृति का निहितार्थ था कि एकैव शक्ति परमेश्वरस्य भिन्ना चतुर्धा व्यवहार काले पुरुषेषु विष्णु भोगे भवानी समरी च दुर्गा प्रलय च काली, जहां जिसकी आवश्यकता पड़ी वैसा उन्होंने कार्य किया। एक और अद्भुत बात है, 1861 में महामना मदन मोहन मालवीय जी का जन्म होता है, 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म होता है, और 1875 में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म होता है। ये तीन ऐसे महापुरुष हैं जिनमें जितना आप अध्ययन करें, महात्मा गांधी जी पे तो काफी अध्ययन हुआ है, लेकिन पंडित मदन मोहन मालवीय पे और सरदार वल्लभ भाई पटेल के उन तथ्यों को, उन सिद्धांतों को, उन विचारों को अभी भी प्रकाश में सबके समक्ष आना बाकी है। क्योंकि एकता किस प्रकार से निहित की जाती है, एकता किस प्रकार से परंपरा में, संस्कृति में आगे बढ़ाई जाती है, यह यदि सीखना है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से बड़ा कोई उदाहरण नहीं होगा। अभी तक के अध्ययन में मुझे यही प्राप्त हुआ है। हर एक के पास जा करके बात करना, कहाँ किसको भेजना है, कहाँ कैसे उसको एक करना है, यह हमें सीखना हो। एक बहुत बड़ी समस्या की तरफ माननीय मुख्य अतिथि अजय कुमार सिंह जी ने जो वह प्रश्न उठाया है कि आज भी हम जम्मू कश्मीर के लिए कुछ को पलायन करते हुए दिख रहे हैं। यह कौन सा अखंड भारत है जिसमें हमें पड़े, पलायन करना पड़े? इसका मतलब कि कहीं न कहीं एकता में कुछ न कुछ समस्या है। निश्चित रूप से अंग्रेज कुछ हद तक सफल भी हुए, क्योंकि यदि पटेल जी का बस चला होता तो आज पाकिस्तान नहीं होता, हम न बंट पाते। वो बांटने के पक्षधर ही नहीं थे। उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के पाकिस्तान के सपने को बहुत ही बुरा सपना कहा था अपने लेटर में। जो फटकार उन्होंने लगाई है सभी अंग्रेज के वायसरायों को, वो देखने योग्य है। तो हम बट तो गए, और जिन्होंने बांटा और जो बटे राजनीति को समझ नहीं पाए, और आज तक वो न चैन से रह पा रहे हैं,
और प्रयास कर रहे हैं कि भारत की एकता और अखंडता को पुनः प्रभावित करते हैं। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों पर चलते हुए यह भारत न पूरा काल में कमजोर था, न आज कमजोर है और न आगे कमजोर रहेगा। सठे साठ्यम समाचरित और शस्त्रम शास्त्रम समाचरित दोनों की बातें कही गई है भारतीय परंपरा। हम यदि शास्त्र में के लिए सर्वस्व समर्पित की बात करते हैं तो अपनी देश के लिए, अपनी माटी के लिए, अपनी मिट्टी के लिए स्वयं को बलिदान करने में भी पीछे नहीं हिचकते। आज भी हमारे देश के जवान जो हैं वो शहीद हो रहे हैं अपनी माटी के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी देश की एकता और अखंडता के लिए। इसलिए हम एकमात्र जो हमारे संस्कृत शास्त्रों में निहित विचारधारा है उसी से भारत देश को एक कर सकते हैं। एकमात्र मैंने इसलिए कहा क्योंकि यह भाषा किसी एक प्रांत की भाषा नहीं, यह किसी को बांटने का काम नहीं करती, यह सबको जोड़ने का काम करती। सार्वभौम संस्कृत प्रचार संस्थान के श्रद्धेय और प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरु जी वसुदेव द्विवेदी शास्त्री जी ने कहा था, भारतीय कथा साधकम संस्कृतम, भारतीयत्व संपादकम संस्कृतम, ज्ञान विज्ञान सम्मेलनम संस्कृतम, सत्यनिष्ठम शिवम सुंदरम संस्कृत। इस संस्कृत भाषा और संस्कृत वांग्मय में निहित ज्ञान के द्वारा ही भारत को एक किया जा सकता है, अखंड किया जा सकता है। क्योंकि यही विचारधारा आपको सरदार पटेल जी के विचारों में दिखेगी, यही विचारधारा जितने भी भारतीय मनीषी हुए हैं उन मनीषियों के, उन राजनेताओं के, उन विद्वानों के, उन सन्यासियों के मन के क्रोड़ में निहित है। और वो विचारधारा एक की विचारधारा है, अनेक की विचारधारा कहीं नहीं है, अनेकता में एकता है। यही भारतीय संस्कृति का, सभ्यता का मूल है। कहने के लिए बहुत कुछ है। भारतीय एकता दिवस अब मनाया जा रहा है, यह हम सबके लिए गर्व की बात होनी चाहिए, क्योंकि 2014 के पहले भी यह कार्य किया जा सकता था लेकिन नहीं हुआ। 2014 में एकता दिवस मनाया जा रहा है, वहां से इसकी परंपरा का प्रारंभ हुआ है। और जिस तरह से अन्य राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं उस तरह से भी इसको हमें लेना चाहिए। न केवल इस पर्व को मना करके हम एक होने का प्रयास करें, बाकी हम हमेशा सर्वदा भारत राष्ट्र के लिए, भारत देश के लिए और भारतीय संस्कृति की एकता के लिए दृढ़ संकल्पित रहे। कुछ विकृतियां आएंगी, कुछ समस्याएं आएंगी, लेकिन यदि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि होगा तो उन समस्याओं से हम मनसा कर्मणा वाचा लड़ेंगे। सरदार पटेल के विचारों को लेकर के, महात्मा गांधी के विचारों को लेकर के और संस्कृत शास्त्रों में निहित परंपरा के विचारों को लेके जो सबको जोड़ने का काम करती है। इसलिए हमें अभी हमने एक संकल्प भी लिया है। वो संकल्प मात्र पठन मात्र में न हो, आचरण में हो, व्यवहार में हो। और कहते हैं कि जब अध्ययन पच जाता है तो व्यवहार में उतर जाता है। इसीलिए हम उस अध्ययन को अपने अंदर समाहित करें, आत्मसात करें और तत्पश्चात वह अपने आप ही दिखने लगेगा, अपने आप ही हम एक हैं यह भावना चरितार्थ होने लगेगी और मन से हम सबके साथ जुड़े रहेंगे। जैसे ही हम मन से किसी को अपना मान लेते हैं तो उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल जाता है। वह परिवार हो, वह राज्य हो, वह देश हो, वह विश्व हो। इसलिए हमें स्वयं को एक रखना है और सबको एक रखना है। हमें बूंद से समुद्र की यात्रा तय करनी है और हमें वृक्ष से वन की यात्रा तय करनी। जितना हम लोगों से जुड़ेंगे, जितना हम संयुक्त होंगे, उतनी ही हम एक होंगे। इसलिए हमें उस तैत्तिरीयोपनिषद की पंक्ति को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। एकता का सबसे बड़ा सूत्र वही लगता है, आकाशाद वायो, वायोरग्नि, अग्नि अद्भ्य आपः, अग्निरापः, अद्भ्य पृथ्वी।
मतलब पंच तत्वों से हमारा आविर्भाव हुआ है और पुनः उसी में हमें लय हो जाना है। मतलब हम एक में समाहित हो ही जाएंगे निश्चित रूप से। इसीलिए जब तक है, जब तक जीवन है, तब तक हमें उस एकता को स्मरण करना है, उस एकता को ध्यान रखना है जो उसके दर्शन में, जो उसके धर्म में, जो उसके स्वरूप में निहित है। एकता का वास्तविक स्वरूप यही है कि हम सब एक हैं। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ ये है कि पूरी पृथ्वी पे यदि कोई समस्या किसी भी क्षेत्र में, प्रांत में, कहीं भी होती है तो वो कहीं ना कहीं से पूरे विश्व को प्रभावित करती है। भारत राज्य के किसी भी प्रांत में कहीं कोई समस्या होती है तो पूरे भारत को प्रभावित करती है। इसलिए यह कदापि नहीं सोचना चाहिए कि वह उस क्षेत्र की, उस प्रांत की और वह उस ग्राम की समस्या है। इसीलिए हमें पूरे तन से, मन से समस्याओं का निराकरण करना चाहिए और राष्ट्र हित सर्वोपरि होना चाहिए। अंत में मैं एक पूज्य पिताश्री ने एक राष्ट्रभक्ति गीत लिखा था, उसी के शेर के साथ अपने व्याख्यान को समाप्त करूंगा। घबराना मत माता, तेरा दिल न तोड़ेंगे, अगर दुश्मन कोई आए किसी काबिल न छोड़ेंगे। हर दिल की ये आवाज है, हर दिल की ये आवाज है, मंजिल न छोड़ेंगे, किसी मुश्किल में पड़कर भी कभी करगिल न छोड़ेंगे। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद द्विवेदी जी, आपको विशेष धन्यवाद। बहुत विशिष्ट व्याख्यान आपने दिया। आप दोनों व्याख्यान प्रदाताओं के को मैं एक प्रत्याहार अगर बना दूं, हम लोग संस्कृत वाले हैं, आप जानते हैं संस्कृत में एक प्रत्याहार की परंपरा है। तो अजय शब्द के जो अज ले लेते हैं, अज शब्द को ले लेते हैं, और द्विवेदी जी को दी ले लेते हैं तो आजादी हो जाता है। अर्थात इन दुष्ट विचारों से हमको शीघ्र ही आजादी मिलेगी, यही दोनों व्याख्यानों का तात्पर्य है। क्या बात है, वाह वाह वाह। द्विवेदी जी के व्याख्यान को अगर सिंहावलोकन किया जाए तो दो शब्दों में मैं बोलूंगा। एक शब्द है दुर्दांत, दूसरा है वेदांत। आपने जब प्रारंभ किया तो अंग्रेजों के दुर्दांत कृत्यों को लेकर के प्रारंभ किया और अंत वेदांत से किया। इसलिए द्विवेदी जी को नमस्कार है, धन्यवाद है। अग्रे व्रजामहे अस्मत् परिषदीयाः आचार्याः निरस्त समस्त अज्ञानतमिस्राः प्रोफेसर मनोज कुमार मिश्राः इदानीं समज्जायामस्यां विराजमानाः सन्ति। ते प्रार्थन्ते स्वकीयम् उद्बोधनं प्रदातुम् अस्मान् च सनाथयितुम्। ध्वनिः तत्र गच्छति। आम गुरुजी आगच्छति। आचार्याणां मन्ये कि तत्र पुरतः न गतः, अतएव अग्रे अस्माकमेव परिसरस्य साहित्य विभागस्य आचार्याः तो साहित्य सौहित्य सागराः नागराः नगरवासिनः इत्यर्थः, अतएव नागराः नागराः गरः गरलं विषम भवति, तो नागराः अपि तु जागराः। तादृशाः आचार्याः साहित्य विभागस्य अध्यक्षाः विनिवेद्यन्ते व्याख्यानं प्रदातुम्। श्रीवाग्भ्यो नमः, सिद्धवाग्भ्यो नमः, वाक्सिद्धेभ्यो नमः।
लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टिर् गौरी तुष्टिः प्रभाधृतिः एताभिः पाहि तनुभिर्दष्टाभिर्मां सरस्वती। स्वरः मन्ये स्पष्टः श्रूयते सर्वैः? जी जी श्रूयते श्रूयते। अद्य राष्ट्रीय ऐक्यता दिवसस्य अस्मिन् पुण्यप्रसरे वसरे अत्र सर्वेपि समुपतस्थिवांसः विद्वांसः प्राथम्येन केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य माननीय कुलपतिवर्याः आदरणीय प्रोफेसर के.बी. सुब्बारायुडु महोदयाः, परिसर निदेशकाः, कार्यक्रमस्य अध्यक्षाः माननीय प्रोफेसर मदन मोहन झा महानुभावाः, कार्यक्रमस्य मुख्यातिथिरूपेण समुपस्थिताः डॉक्टर अजय सिंह वर्याः, विशिष्टातिथिरूपेण च उद्गीरन्मनांसि वचांसि प्रकटितवन्तः डॉक्टर प्रवीण कुमार द्विवेदिनः, अथ कार्यक्रमस्यास्य संयोजकाः अस्माकं प्रेयांसः डॉक्टर घनश्याम मिश्र महोदयाः, अथ च स्वकीय मधुर वचनैः सर्वान् अपि मोहयन्तः अस्माकं प्रेयांसः डॉक्टर हरिशंकर पांडेय वर्याः, परिसरस्य सर्वेपि अस्माकं सतीर्थ्याः, ये प्राध्यापक बन्धवः, प्रतिविभागं च सर्वेपि माननीय विभागाध्यक्षाः, सर्वेभ्यः नमो नमः। राष्ट्रीय एकता दिवसस्य च हृदयस्य अन्तस्तलात् शुभकामना मंगलकामनाः। व्याख्यानं नाम महत्पदं वर्तते। व्याख्यानं न कश्चन संवादः खलु क्रियते अत्र, यतो हि संगच्छध्वं संवदध्वं संवोमनांसि जानताम्। यद्यपि सर्वम् एतदस्ति, संगच्छध्वम् इत्यत्र संपूर्वक गम धातोः आत्मनेपद प्रयोग एव खलु संगत्यर्थे। संगत्यर्थे इति केवलं मीटिंग अर्थे एव सम्मेलनमात्रं न योजयति, अपि तु अन्तस्तात् संगतिः। संगति इति मैचिंग, मैचिंग इत्युक्ते टेली, परस्परं संवादाः वर्तन्ते। एकता शब्दः स्वकीयमर्थं बिभर्ति खलु। यद्यपि भेदः वर्तते, स्वरूप स्वातन्त्र्यं सर्वथा वर्तते। केचन चिन्तयन्ति एकता इति पदेन स्वकीयस्य सर्वस्यापि समर्पणं कर्तुम् आपतति इति, तथा नास्ति। प्रायशः यदि एकता पदस्य उपमा दातव्या तदानीं तु उपमा अलङ्कारस्य साहित्यिकदृष्ट्या उपमा दातुं दश्यते। सादृश्यम् उपमा भेदे। भेदः यद्यपि वर्तते तथापि सादृश्यमस्ति। सादृश्यं नाम स एव सङ्गमः, तदेव सङ्गमनं, सा सङ्गतिः खलु। अपरञ्च यदि आधुनिकदृष्ट्या पश्यामः तदानीं कश्चनापि यन्त्रः, महायन्त्रो वा भवेत्, तत्र तस्य सर्वाण्यपि अंगानि भवन्ति। यथा अंगाङ्गिभावेन द्विवेदी वर्यैरपि तथा सम्यक् प्रत्यपादि। अंगाङ्गिभावेन यदि प्रत्येकम् अंगं स्वकीयं स्वकीयम् आचरणं पृथं कृतं, स्वरूपभेदः वर्तते, स्वभावभेदः वर्तते, सर्वथापि भेदः वर्तते, तस्य स्वातन्त्र्यमस्ति। परन्तु भेदे सत्यपि परस्परं कथमिव, परस्परम् इत्युक्ते कनेक्टिविटी अपेक्षिता। आधुनिकदृष्ट्या पुनरपि वदामः, नेट्वर्किंग यथा भवति अस्माकं, नेट्वर्किंग अन्तर्जालता। परन्तु प्रायशः औपचारिक संसारे वयं किं पश्यामः, बाह्यजालानाम् अतीव विस्तारः वर्तते। वस्तुतः अस्माकम् एकतार्थम् अस्माकम् अन्तर्जालस्य बहिस्ताद् वयं स्वतन्त्राः यत्किमपि कुर्मः। परन्तु यदानीम् अस्माकम् एकं महदुद्देश्यं भवति, अस्माकम् एकं लक्ष्यं भविष्यति, वयं सहजरूपेण तत्र समर्पिता भविष्यामः। यथा नद्यः एकभावेन समुद्रं प्रति गच्छन्ति, तथैव अस्माकमपि आत्मानः एकीभावेन तत्रैव पश्यन्ति, तत्रैव गच्छन्ति। तत्र किमुक्ते अस्माकं राष्ट्रम् इतोपि व्यापक दृष्टिर्भवति विश्वं, यतो हि विश्वबन्धुत्वं वसुधैव कुटुम्बकम् इत्येतादृश्यः भावनः अस्माकं संस्कृतस्य प्राणभूताः वर्तन्ते। वस्तुतस्तु आत्मतत्त्वं किम्, अस्माकं वेदान्तादिशास्त्रेषु वेदेषु महदेतत् प्रतिपादनं विहितं। परन्तु आत्मेत्युक्ते
अंगानां केवलं स्थितिमात्रेण तत्र न प्रयोजनम्, अपितु अंगानि परस्परं कथमिव संपृक्तानि, कथमिव संबद्धानि, कथमिव यथा समर्थः पदविधीति सूत्रस्य व्याख्यानकाले महाभाष्यकारेण भगवता महत् सुन्दरं प्रतिपादनं कृतमस्ति। यतोहि समः संसृष्टार्थे संसर्गार्थे इति वैयाकरण, परन्तु अस्मिन् संवादे खलु केवलमेतदेव संवरितुम् अथवा संविभक्तुम् अहमवश्यमीहे। अस्माकं सर्वथा स्वकीय सत्ता स्यात्, सा सत्ता च महासत्तां प्रति यदा समर्पिता भवति, एकत्वं सहजामापतति, निविष्टं भवति, तत्रैव च सञ्चारः भवति। केवलं अस्माकं यथा महाशक्तिपूजनं क्रियते, तत्र दुर्गा सप्तशती पारायणं प्रायशः सर्वे विद्वांसः सहृदयाः भक्ताः कुर्वन्ति। महाशक्तेः यद्यपि अस्माकं धार्मिक भावना वर्तते, परन्तु तत्र महानुपदेशः, तत्र मोरल् किम्, यतोहि सर्वे देवाः स्वकीयं स्वकीयं बलं, स्वकीयां शक्तिं यदा एकत्र पुञ्जीकृतवन्तः, सोऽयं पुञ्जः खलु महाशक्तिरूपेण यां कामपि आपदं विनाशयितुं विध्वंसयितुं तत्सर्वमपि सामर्थ्यं बिभर्ति। अतः ततः यदि किञ्चित् अस्माभिः तत्रापि एकत्वं विद्यालयकालादेव बाल्यकालाद् पठामः, यूनियन् स्ट्रेंथ, तथा काष्ठानां पृथक् पृथक् काष्ठानि यानि भवन्ति अतीव दुर्बलानि, परन्तु यदा एकपुञ्जरूपेण तानि सर्वाणि समाहृतानि भवन्ति तदानीं तु किं तद् प्रसिद्धं पद्यमपि वर्तते, प्रत्येकं तन्तु सूत्रं किमपि कर्तुं न अतीव कोमलं भवति, पेलवं भवति, परन्तु यदा रज्जुरूपेण बध्यन्ते मत्तदन्तिनः, हस्तिनामपि गजानामपि बन्धनं क्रियते। वस्तुतः एकतायाः तत्त्वम् अस्माकं परस्परम् एकता समर्पणते, एकतां प्रति स्वात्मनः समर्पणे पारतन्त्र्यं तु नास्ति। यतोहि प्रायशः न जाने किं किं समर्पणं किम्, एतत् स्वाभाविकं, सर्वमपि स्वाभाविकी प्रक्रिया वर्तते। यतोहि यदा अस्माकं पार्श्वे महद् उद्देश्यं भवति, व्यक्तिगत पक्षः अथवा महापक्षः इति स्वयमेव निर्धारणं भविष्यति, भवति चापि। अतः केवलम् एतादृशै उद्गारे व्याख्यानमिति अहं पूर्वम् उक्तवान्, व्याख्यानं नाम महत्पदमिति। तत्र किमपि अहं व्याख्यानाय किं यन्मनसा आगच्छति अपरैः समं सर्वमपि संविभक्तं कर्तव्यमस्ति, सोऽयं मनसो संवादः खलु, तदेव एकतायाः आत्मतत्त्वं वर्तते। तत्रैव आत्मविनिवेशः, एभिरेव शब्दैः सर्वान् प्रति भूयः नमो वाकं प्रयुञ्जानः, अथ च अनुकरणीयान् लौह पुरुषान् सरदार वल्लभ भाई पटेल वर्यान् प्रति प्रणामाञ्जलि पुरस्सरं वाचां विस्तरात् विरमामि। नमः समेभ्यः शिवमिति। आचार्य वर्येभ्यः प्रणामाः विलसन्तु। बहुविधानि विशिष्टानि व्याख्यानानि श्रूयन्ते अत्र। आचार्याणां नाम्नि यदि प्रत्याहारः विधीयते तदा किं भवति? तो सकारः आदौ अस्ति, र इति सरपदवाच्याः आचार्याः सन्ति। सरशब्दः सरं सरोवरः, सरस्वती देवता भवति, अस्य तात्पर्यं समय विदन्ति। तो तथावृतं विशिष्टम् अस्ति। श्रीमतां मतिमतां सतां विद्वद्भूभृतां पुण्यकृतां महतां वाची। अतो एतादृक्षाणि विशिष्टानि विशेषणानि समागतानि मम वाची। अस्तु, इदानीं परिसरस्य शिक्षाशास्त्र विभागस्य आचार्याः प्रोफेसर कुलदीप शर्माणः विनिवेद्यन्ते स्वकीयं वक्तव्यं विधातुम्। ते आचार्याः सम्भवतः न सन्ति अत्र। अस्तु, अतः परम् आधुनिक विषय विभागाध्यक्षाः शरच्चन्द्र शर्माणः पुण्यकर्माणः कल्याणधर्माणः ज्ञातमर्माणः
स्वव्याख्यानं विधातुं विनिवेद्यन्ते। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात् तमहं वन्दे परमानंदं माधवम्। आदरणीय कुलपति जी प्रोफेसर के.बी. सुब्बारायडू जी, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष और परिसर निदेशक प्रोफेसर मदन मोहन झा जी, मुख्य अतिथि डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर प्रवीण कुमार द्विवेदी जी, वेद विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मनोज कुमार मिश्र, ज्योतिष विभागाध्यक्ष प्रोफेसर प्रभात कुमार महापात्र जी, शिक्षा विभाग के प्रोफेसर कुलदीप शर्मा जी, साहित्य विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सतीश कुमार कपूर जी, व्याकरण विभागाध्यक्ष डॉक्टर कैलाश चंद्र दास जी, दर्शन विभागाध्यक्ष और आज के कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर संयोजक डॉक्टर घनश्याम मिश्र जी, मेरे सहयोगी प्राध्यापक गण, प्रिय छात्र और छात्राओं, आप सभी को राष्ट्रीय एकता दिवस की बहुत बहुत बधाई। जैसा कि आप जानते हैं, आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती है, जिसको हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहे हैं। और इस दिन का विशेष महत्व हो जाता है आज की परिस्थितियों को लेकर। आज की परिस्थितियों को जब हम देखते हैं तो कुछ विज्ञान की बातें भी ध्यान में आती हैं, कुछ धर्म की बातें भी ध्यान में आती हैं। ये कहा जाता है कि ईसाई धर्म के अनुसार कि फर्स्ट देयर वाज chaos and then God said let there be light and there was light। इसी तरीके से आज भी chaos की स्थितियां हैं और इन chaos की स्थितियों को बड़े मनमोहक नाम दिए जाते हैं। एक इनमें नाम है आजादी, और आजादी का मतलब ये मान लिया गया है कि मर्यादाहीन आजादी। केओस में समुद्र अपनी सीमा में नहीं था, सागर ये नदियां अपनी सीमा में नहीं थी, पर्वत अपनी सीमा में नहीं थे, लेकिन जब सृष्टि की बात आई तो सभी को मर्यादित किया गया, सभी की सीमाएं बांधी गई और तभी ये सृष्टि संभव हुई। आज एक तरफ हम विविधता की बात करते हैं, विविधता में एकता हमारे भारत की विशेषता है, इसकी चर्चा करते हैं। हमारा ध्यान लगातार विविधता की ऊपर चला जा रहा है और उसके भी बड़े मनमोहक नाम दिए जाते हैं। जैसे एक नाम है रीजनल आइडेंटिटी, और ये चीज राजनीतिज्ञों को बहुत ही सुविधाजनक लगती है। हर एक को बांटते चलो, टुकड़ों टुकड़ों में करते चलो। कहते हैं पहले कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पहले बांट दिया और फिर कह दिया कि आपस में हैं भाई भाई। तो इस तरीके के कुछ यूं कहें कि भ्रांतियां हमारे यहाँ प्रचलित हैं और जैसे मैंने कहा कि मनमोहक रूप उनको दिया जाता है। मैं बड़ी देर से सोचता था कि जब हम बात करते हैं रीजनल आइडेंटिटी की, कि ये कश्मीरी हो गया, ये पंजाबी हो गया, ये मराठा मानुस हो गया, ये बांग्ला भाषी हो गए, तो इस तरीके से हम बांटते चले जाते हैं। उस तरफ तो ध्यान है क्योंकि वहां से तो वोट मिलेगा, लेकिन इस सभी को एक सूत्र में बांधने की जो बात है, जो नेशनल इंटीग्रेशन की बात है, जो राष्ट्रीय एकता अखंडता की बात है, उसको प्रमोट हम कहाँ पे कर रहे हैं? हम उस ओर ध्यान नहीं देते हैं कि हमको एक सूत्र में जो बांधने वाली चीजें हैं उनको हमें सशक्त करना है। आज जो हम देख रहे हैं, जैसे विज्ञान की बात मैंने कही, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस होते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्सेस जो चीज को बाहर की ओर करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस जो अंदर की ओर खींचते हैं।
इनके जब समन्वय होता है, इनका जब बैलेंस बनता है, उसी के माध्यम से सारे ग्रह अपने स्थान पे रहते हैं, सारी सृष्टि अपने स्थान पे रहती है। ये जब बैलेंस गड़बड़ हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि कितनी उसमें समस्या पैदा हो सकती है, आपस में टकराव पैदा हो सकता है। तो जहां हमें रीजनल आइडेंटिटी की ओर ध्यान देना है, वहीं हमें दूसरी तरफ, जिसको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, एकता वाला जो सूत्र है उसकी ओर भी ध्यान हमें देना बहुत जरूरी है। और वो एकता का सूत्र है हमारी संस्कृत और साथ ही हमारी सनातन भारतीय संस्कृति। ये एक ऐसी सॉफ्ट पावर है जिसकी वजह से हम एक अद्भुत देश के रूप में विश्व में स्थापित हैं। इसी के माध्यम से हमने आजादी भी हासिल की, बिना खड़ग बिना ढाल के, इन्हीं आदर्शों पे चलते हुए। और भारत की यही सॉफ्ट पावर विश्व के किसी देश के पास नहीं है। अगर हम इसको प्रमोट करते हैं, संस्कृत को प्रमोट करते हैं, सनातन भारतीय संस्कृति को प्रमोट करते हैं, तो जो हिस्सा दूसरे देशों के पास चला गया है हमारा, जिसके ऊपर दूसरे देशों का आधिपत्य है, हम उसको भी वापस ले सकते हैं। और न सिर्फ यही, बल्कि एक ग्रेटर इंडिया की भी हम बात कर सकते हैं। आप जानते हैं कि भारत का सम्मान है, भारत के आसपास के जो निकट पूर्व के जो देश हैं उनमें, और उस तरह से तो उनको भी हम अपने साथ जोड़ सकते हैं भावनात्मक दृष्टि से। और पूरा जो देश है वो इन्हीं चीजों के बल के ऊपर एक हो सकता है। और इसी सॉफ्ट पावर से हम विश्व को एक परिवार, एक कुटुंब में बना सकते हैं। तो हमारा प्रयास आज के दिन यही होना चाहिए कि हम ये प्रमोट करें, संस्कृत का कैसे बढ़ावा दिया जाए, भारतीय सनातन संस्कृति को कैसे बढ़ावा दिया जाए, और इन्हीं को सशक्त करते हुए हम वल्लभ भाई पटेल के उस आदर्श को प्राप्त कर सकते हैं जिसको हम अखंड भारत के नाम से, जिसका हम सपना देखते हैं, वो सपना इसी के माध्यम से संभव हो सकेगा और साकार होना। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रणामाः, धन्यवादाः आचार्यचरणेषु। इदानीं दर्शन विभागाध्यक्षाः घनश्याम मिश्राः व्याकरण विभागाध्यक्षः उद्बोधनं प्रदातुं विनिविद्यन्ते। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम के संरक्षक केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के यशस्वी महान दार्शनिक कुलपति प्रोफेसर के.वी. सुब्बरायडू महोदय, इस कार्यक्रम की अध्यक्ष केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय श्री रणवीर परिसर के कर्मठ कुशल यशस्वी निदेशक महोदय प्रोफेसर मदन मोहन झा महाशय, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू के आचार्य अजय कुमार सिंह जी, विशिष्टातिथि के रूप में विराजमान डॉक्टर प्रवीण कुमार द्विवेदी जी, वेद विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मनोज मिश्र जी, ज्योतिष विभागाध्यक्ष प्रोफेसर प्रभात कुमार महापात्र जी, साहित्य विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सतीश कुमार कपूर महोदय, शिक्षा विभाग के आचार्य प्रोफेसर कुलदीप शर्मा महोदय, आधुनिक विभागाध्यक्ष आधुनिक विषय विभागाध्यक्ष प्रोफेसर शरद चंद्र शर्मा जी, व्याकरण विभागाध्यक्ष डॉक्टर कैलाश चंद्र दास महोदय, और इस कार्यक्रम में उपस्थित विद्यमान सभी विद्वज्जन आचार्यगण। वस्तुतः आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती जो एकता दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसका मूल हम देखें, इतिहास को देखें, वैदिक परंपरा को देखें,
तो एकता हमें वैदिक चिंतन में पग पग पर दिखाई देती है। सहनावतु सहनौ भुनक्तु, ये गुरुकुल का जो सिस्टम था कि गुरु और शिष्य में कोई भेद नहीं है, ज्ञान की दृष्टि से भेद है, लेकिन जो जो व्यवहार है समानता, उसमें गुरु और शिष्य साथ साथ रहे, साथ साथ ज्ञान अर्जन करें। जो वैदिक चिंतन था जिसमें कोई न तो क्षेत्र भेद था, न वर्ण भेद था, न वर्ग भेद था, न राष्ट्र भेद था, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो। ऐसा महर्षियों ने ये नहीं कहा कि केवल भारतीय सुखी हो, केवल अपने प्रांत के जो हैं वो सुखी हो, जिसको मैं जानता हूं केवल वही आगे बढ़े। उनका चिंतन था कि सभी सुखी हो, सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी निरोगी हो। वैदिक चिंतन में यह भी प्राप्त होता है कि जो आचरण, जो व्यवहार अपने को प्रतिकूल लगे उसको दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। और जो मूल है, जिसको मुख्य अतिथि ने जिसको बताया कि अपने लिए कम, समाज के लिए सब कुछ, स्वस्मै स्वल्पम समाजाय सर्वस्वम। तो ये जो त्याग की भावना है, ये सारा जो मूल बीज है जो इसका, ये वैदिक चिंतन में हमें प्राप्त होता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप इतिहास को हम देखें, इतिहास का अवलोकन करें, तो हम कहीं ना कहीं पाते हैं कि बीच में जो अंग्रेजों ने और जो भी आक्रमणकारी जो भारत पे आए आक्रमण करने के लिए, यहाँ की संस्कृति को, यहाँ की सभ्यता को बांटने तोड़ने का कार्य किया और लूट, यहाँ की जो संपदा थी उसको लूटने की दृष्टि से आए थे। और उसमें उनका मुख्य रूप से देखे अंग्रेजों का, कि जो कि यहाँ पे शासन करना चाहते थे, लेकिन यहाँ का जो आज हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में एकता दिवस का जो चिंतन कर रहे हैं, जो उनका मूल आधार था, उनका जो मूल चिंतन था, वह तो वैदिक चिंतन में पहले से विद्यमान था, लेकिन उसको अंग्रेजों ने तोड़ने का कार्य किया। फूट डालो शासन करो, यह उनकी नीति थी। इस नीति के कारण उन्होंने जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, वर्ग भेद, वर्ण भेद इत्यादि के नाम पर समाज को बांटने का कार्य किया। और उसी क्रम में हम देखते हैं कि जो 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जब प्रथम गृह मंत्री हुए, तो उन्होंने सबसे पहले भारत की बिखरी हुई जो सत्ता थी, जो टुकड़ों में बटी हुई थी, देशी रियासतों के रूप में बटी हुई थी, उसको एक करने का कार्य किया। क्योंकि जब तक भारत, स्वतंत्र भारत जब तक भौगोलिक दृष्टि से सुदृढ़ नहीं होगा, तब तक वह आगे बढ़ नहीं सकता। जो प्रगतिशील भारत है उसको बढ़ने के लिए पहले भौगोलिक एकता चाहिए। और उस क्रम में आज हम जम्मू कश्मीर में बैठकर चिंतन कर रहे हैं, सोच रहे हैं। उस समय की जो तत्कालीन परिस्थिति थी, सरदार पटेल जी के समय में जो परिदृश्य था कि जम्मू कश्मीर की जो देशी रियासत थी वह भारत का अंग के रूप में स्वीकार नहीं करती थी, भारत में विलय के लिए तैयार नहीं थी। और ये सरदार पटेल जी का योगदान है कि आज हम भारत, गर्व से हम महसूस करते हैं कि हम जम्मू कश्मीर एक भारत का अंग है। और उन्हीं के सपनों को साकार करने के लिए जो वर्तमान सरकार है, जिन्होंने एकता दिवस के रूप में 2014 में यह उद्घोष किया कि इनकी जयंती, सरदार पटेल जी की जयंती को एकता दिवस के रूप में मनाने के लिए, और जो उनके सपने थे, जो उनका जो अखंड भारत का जो स्वप्न था, जो अतुल्य भारत है, जिसको लेकर आज वर्तमान सरकार अग्रसर है, तो यह कहीं न कहीं उनके सपनों की ही परिणति है। आज हम यदि देखें, जो जैसा कि विशिष्टातिथि ने कहा कि अंग्रेज और अंग्रेजियत, हम आज भी स्वतंत्र तो हैं लेकिन मानसिक रूप से कहीं न कहीं गुलाम प्रतीत होते हैं, चाहे वह भाषा की दृष्टि से हो। हम जैसे यदि कोई इंग्लिश भाषा और हिंदी है, संस्कृत है, तो कहीं न कहीं हमारे मन में रहता है कि अंग्रेजी के प्रति हम ज्यादा पक्षधर होते हैं। तो अभी भी कहीं न कहीं हम एक मानसिक स्तर पे कहीं न कहीं उसके पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हुए हैं।
तो सरदार पटेल जी का जो लक्ष्य था, जो जो भौगोलिक एकता, समाज को एकजुट करना, सामाजिक एकता, जो उनका सांस्कृतिक एकता था कि विविधता में एकता है। जैसे एक उदाहरण दार्शनिक शब्दावली में कहें तो लक्ष्य मोक्ष जो है, मोक्ष की प्राप्ति सभी दार्शनिकों का लक्ष्य है, लेकिन चिंतन भेद से मार्ग भेद हो जाता है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रत्येक दर्शन में भिन्न भिन्न मार्ग बताए गए हैं। लक्ष्य एक ही है, लेकिन उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अलग अलग चिंतन से अलग अलग भेद है। तो उसी प्रकार से एकता एक, हमारी संस्कृति एक है, लेकिन हम उसको भिन्न भिन्न रूपों में सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, रंग भेद वर्ण भेद के आधार पे। लेकिन वस्तुतः सरदार पटेल जी का जो था कि समाज जो है वर्ण भेद वर्ग भेद के आधार पर बटा नहीं है, अभी तो उन सबको एकता के सूत्र में वो बांधना चाहते थे। और कहीं न कहीं हम देखें जो अंबेडकर जी को जो ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया था, तो ये इसमें इन्हीं का प्रमुख योगदान था, सरदार पटेल जी का। तो इस दृष्टि से उन्होंने समाज के सभी वर्गों को एक अवसर प्रदान किया, सभी वर्गों को एक सशक्त मजबूत एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया। और जहां तक सुरक्षा की बात है, हम देखें इतिहास को देखें, चक्रवर्ती सम्राट अशोक जो थे वो बौद्ध धर्म से प्रभावित थे, और उन्होंने इतना बौद्ध धर्म को उससे प्रभावित हो गए कि अहिंसा का मार्ग अपना लिया। और जैसे ही अहिंसा का मार्ग अपनाया और शस्त्र का त्याग किया, उनका जो साम्राज्य था, उनका जो राष्ट्र था, वह संकट में आ गया, उसका अस्तित्व ही संकट में आ गया। तो इस प्रकार से हम शास्त्र को भी, हम देवताओं के चित्र को देखें, एक हाथ में पुस्तक है तो दूसरे हाथ में शस्त्र है, क्योंकि हमारा अस्तित्व को बचाने के लिए शस्त्र और शास्त्र इन दोनों की आवश्यकता है। तो पटेल जी का सुरक्षा की दृष्टि से भी था कि सुरक्षा की दृष्टि से हम सशक्त हों, हम एकजुट रहें, और एकता जो मुख्य उनका था कि भारत जो रियासतों में बटा है उनको एक विलय करके एक अखंड भारत का जो उनका स्वप्न था, वह उस दिशा में यह अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि वर्तमान सरकार जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का लक्ष्य लेकर चल रही है, जो आज हम आजादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं, और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती को एकता दिवस के रूप में हम प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं, और उसके अनुसार हम उसको अपने जीवन में उतार रहे हैं, और उनके जो आदर्श हैं उनका पालन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से यह अत्यंत ही प्रसन्नता का विषय है कि हम पुनः इसके माध्यम से अपने जो वैदिक चिंतन है, जो वैदिक मूल्य हैं, उन मूल्यों पर कहीं न कहीं उन मूल्यों की तरफ उन्मुख हो रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी का धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य। हमारी परंपरा में आप अच्छी बात बताई आपने, दोनों का ध्यान रखा गया है। यहाँ ना क्षेत्र भेद था ना छात्र भेद था। इदानीं पुनः प्रोफेसर मनोज कुमार मिश्राः विनिवेद्यन्ते यदि सन्ति आचार्याः। इदानीं व्याकरण विभागाध्यक्षाः सन्ति इदानीं। हाँ, ते व्याकरण विभागाध्यक्षाः विनिवेद्यन्ते। डॉक्टर कैलाश चंद्र दास महोदयाः स्वकीयम् उद्बोधनं विधातुम्। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति महान दार्शनिक प्रोफेसर के.बी. सुब्बारायडू जी, जो इस कार्यक्रम के संरक्षक जी के हैं, हमारे रणवीर परिसर के यशस्वी निदेशक महोदय, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष, व्याकरण शिक्षा इत्यादि नाना शास्त्र के निष्णात प्रोफेसर मदन मोहन झा जी हैं।
इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आचार्य अजय कुमार सिंह जी, सारस्वतातिथि डॉक्टर प्रवीण कुमार द्विवेदी जी, वेद विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर मनोज मिश्रा जी, ज्योतिष विभागाध्यक्ष प्रोफेसर प्रभात कुमार महापात्र जी, शिक्षा शास्त्र विभाग के आचार्य प्रोफेसर कुलदीप शर्मा महोदय, साहित्य विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर सतीश कुमार कपूर महोदय, आधुनिक विभागाध्यक्ष डॉक्टर शरद चंद्र शर्मा जी, दर्शन विभाग के अध्यक्ष एवं इस कार्यक्रम के कुशल संयोजक डॉक्टर घनश्याम मिश्र जी, सभी विभाग के समस्त विद्वान विदुषियों का समवाय, कार्यालय के अधिकारी एवं कार्यक्रम के कुशल संचालक डॉक्टर पांडे जी, समस्त विद्यार्थी विद्यार्थिनियों, इस राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में मैं तहे दिल से आप सभी का अभिनंदन वंदन करता हूं। मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक नहीं है, अतः मैं अधिक नहीं कहना चाहता हूं। अभी तक मुख्यातिथि जी ने, सारस्वतातिथि जी ने और प्रोफेसर कपूर सर ने, डॉक्टर शरद चंद्र सर ने और दर्शन विभाग के अध्यक्ष महोदय ने जो जो बातें कही वो सभी अनुकरणीय है। इससे अधिक कुछ कहना नहीं है, कहने पर पृष्ठपेषण होगा। इति धिया अहम अधिकम किमपि न वक्तुम इच्छामि। इतना ही मैं कहना चाहूंगा, जो हमारे अध्यक्ष महोदय ने हमको शपथ दिलाई, उस शपथ को अगर हम जीवन में उतार लेंगे तो हम एक उच्च कोटि के राष्ट्रभक्त होंगे और इस अखंड भारत के हर हिस्से में अपना योगदान देने में समर्थ हो पाएंगे। इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवादाः, प्रणामाः आचार्यचरणेषु। इदानीं अध्यक्षीय भाषणस्य बेला समागता। अतएव परिसर निदेशकाः प्रोफेसर मदन मोहन झा वर्याः विनिविद्यन्ते। मैं समझता हूं कि मनोज सर भी हैं शायद। अगर मनोज सर शायद रास्ते में हैं, फिर भी दो शब्द अगर आशीर्वाचन के बोले तो हमारे सभी के जो संयोजक हैं या कार्यक्रम में भाग लेने वाले हैं वो प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए मैं मनोज सर से निवेदन करूंगा 2 मिनट ही सही, केवल आशीर्वचन बोल दें रास्ते से ही तो अच्छा है। है कि नहीं हरिशंकर जी? मनोज सर तत्र नाम तु दृश्यते। हाँ, भवतु एवं भवितुम् अर्हति यत् तत्र नेटवर्क इत्यस्य अभावः स्यात् कदाचित्। हाँ, जी जी जी। तेन किमपि तथा नास्ति, भवतु। नेटवर्क समस्या भवितुम् अर्हति। हाँ, सर्वेभ्यो नमो नमः। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू के अजय कुमार सिंह जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे प्रयागराज से प्रवीण द्विवेदी जी, हमारे परिसर के सभी आचार्यगण, हमारे सारे छात्र छात्राएं। वस्तुतः लोगों में एक आज के व्याख्यानों को सुनकर ऐसा लगता है कि लोगों में एक भ्रम सा होता है कि बहुत बड़े बड़े विद्वान को कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाए, बहुत अच्छे विचार आएंगे। लेकिन हम तो देखते हैं कि आज के जितने भी हमारे वक्ता हैं, जितने भी व्याख्यान हुए हैं, उससे उत्तम व्याख्यान क्या हो सकता है। क्योंकि जब मुख्यातिथि ने जिस तरह से हमारे अजय जी ने कहा, यह भी कहा कि बड़े बड़े आचार्यगण जिनके साथ मैं, जिनके मार्गदर्शनों पर मैं चलता रहा हूं अभी तक, वो सब इस सभा में उपस्थित हैं।
और यह कहकर भी उन्होंने जितने सारे विचार उपस्थापित किए यहाँ पर वह अमूल्य थे। यानी मैं तो ये देख रहा था कि जितने हमारे पटेल जी के जितने भी विचार थे सबको स्पर्श करते हुए उन्होंने अपने व्याख्यान को प्रस्तुत किए। इसी तरह न केवल शास्त्र वेद वेदांग को भी उपस्थापित करते हुए हमारे द्विवेदी जी ने अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया, जिसमें पटेल जी के और हमारे शास्त्रों में के वचनों को किस तरह से एक रूपता में हम देख सकते हैं, किस तरह उसका आचरण में ला सकते हैं, सभी कुछ उन्होंने प्रस्तुत किया। और मैं तो प्रायः सारे व्याख्यान सुना हूँ और ऐसा लगा कि वास्तविकता यही है कि ये जितने भी हमारे व्याख्यान हुए हैं इन सब का श्रेय तो हमारे दर्शन विभाग के अध्यक्ष घनश्याम जी को जाता है। उन्होंने ही चयन किए कि हम अजय जी को मुख्य अतिथि बनाएंगे और अजय जी तो हमारे ही हैं, अलग हम मानते ही नहीं हैं, क्योंकि वो जब छोटे से छोटा कार्यक्रम हो या बड़ा से बड़ा, जब भी हम चाहते हैं कि अजय जी हमारे साथ हों तो वो उपस्थित रहते हैं। और इसी तरह द्विवेदी जी ने भी बहुत अच्छा व्याख्यान दिया। हमारे कपूर सर जो साहित्य विभाग के अध्यक्ष हैं, उनको हमारे हरशंकर जी ने सर कहा, तो सर से तात्पर्य उनके नाम से तो है ही, लेकिन वास्तविकता में वह सर ही हैं। सर से उनके व्याख्यानों से आप देखे होंगे कि वह हर शब्द के तात्विक विवेचन करते हुए किस तरह राष्ट्रीय एकता के लिए संस्कृत का योगदान किस तरह संभव है, यह सब उन्होंने प्रतिपादित किया अपने में। इसी तरह हमारे अंग्रेजी के आचार्य शरद चंद्र शर्मा जी ने, अंग्रेजी के आधुनिक विषय विभाग के हमारे अध्यक्ष हैं, और वो अंग्रेजी के विद्वान नहीं कह के उनको संस्कृत और अंग्रेजी दोनों के विद्वान हम मानते हैं, क्योंकि उनकी रचनाएं हम संस्कृत में भी देखी है, हिंदी में भी देखी है, अंग्रेजी में भी देखी है, तो वो समग्र विद्वान। ये हमारे परिसर की विशेषता है कि हमारे परिसर में किसी एक विषय के विद्वान नहीं है। जो भी विद्वान है, जितने भी, मैं मनोज सर की ही बात करता हूँ, तो वो अनेकता में एकता का दर्शन होता है। बहुत सारे विषयों का ज्ञान इकट्ठे मिल जाता है मनोज सर में। इसी तरह हमारे साहित्य के अध्यक्ष भी हैं, इसी तरह हमारे आधुनिक विषय विभाग अध्यक्ष भी हैं। इन लोगों की विशेषता यही है कि विविध शास्त्रों का ज्ञान रखते हुए विविध शास्त्रों का विशिष्ट ज्ञान इनमें है और ये उसमें सक्षम भी हैं। तो आज के व्याख्यान में ये सब सुने, हमको कुछ बातें बहुत ही अच्छी लगी। जैसा अजय जी ने कहा कि पटेल जी का विचार था, पटेल जी का मानना था कि भारतीयता एक भावना है, भारतीयता एक धर्म है, भारतीयता एक संस्कृति है। अब वास्तविकता भी है, जो अलग अलग प्रदेश है, अलग अलग राज्य है, अलग अलग भाषा भाषी लोग हैं, लेकिन सब भारतीय हैं। तो भारतीय होना एक स्वयं में एक धर्म है भारतीयता। इसी के तरह जैसे कि आप देखते होंगे विदेशों में कहते हैं कि भारतीय मुसलमान, भारतीय मुसलमान से तात्पर्य क्या है? मुसलमान तो है लेकिन वह भारतीय है, उसका धर्म भारतीय है, संस्कृति भारतीय है, तो वो दूसरे मुसलमानों से भिन्न होता है। इसी तरह जैन धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जो भी है उसमें भारतीय जोड़ देते हैं विदेशों में। तो भारतीय जोड़ने देने का मतलब, जब विदेशी लोग हमको कहते हैं कि भारतीय एक अलग धर्म है और भारतीयता एक संस्कृति है, तो हम उसको क्यों न माने। बहुत सारे मन में विचार भी आते हैं लोगों के कि एकता हमारे कहने से क्या होगा, हमारे करने से क्या होगा। हम तो देखते हैं, वास्तविकता यही है कि जब हम सबको एक मानेंगे, जो हमारे संपर्क में है उसमें अगर हम भेदभाव न करें, तो मान लीजिए हमारे संपर्क में, हमारे परिसर में 100 लोग हैं, अब 100
अध्यापक हैं ये आपस में एक बने हैं। ये हमारे परिसर की विशेषता है, जो किसी में मत वैभिन्य हो सकता है, मन वैभिन्य नहीं होता है, आत्मा से दिल से सब एक होते हैं। तो इसी तरह अगर 100 लोग हुए और प्रत्येक के अपने 100 मित्र जोड़ लीजिए, तो उन 100 एक व्यक्ति के 100 व्यक्तियों तक पहुंच हो, मान लीजिए, तो उस 100 व्यक्तियों में कोई एकता स्थापित होगी। उसी तरह उन 100 में से एक एक का 100 जोड़ लीजिए, देश में एकता कहाँ नहीं आ सकती है। अगर हम अपने घर में एकता स्थापित करें, घर से समाज में एकता स्थापित होगी, समाज से प्रदेश में, क्षेत्र में एकता स्थापित होगी, और इसी तरह देश में एकता स्थापित हो सकती है, विश्व एकता हो सकती है। यही तो एक मूल मंत्र है पटेल जी का, और हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री भी इसी उद्देश्य को लेकर, जो पटेल जी के आत्मनिर्भर भारत का सपना था, उसी आत्मनिर्भर भारत के सपना को लेकर हमारे प्रधानमंत्री आज विश्व गुरु क्या होता है, विश्व अगर उसको मानने लगे हमारे देश को, तो हमारे देश का एक सर्वप्रथम नेता तो हमारे प्रधानमंत्री हैं। और उनको अगर विदेशों में इतना सम्मान मिल रहा है, तो हर भारतीय को वो सम्मान मिल रहा है। किसी केवल नरेंद्र मोदी को सम्मान नहीं मिल रहा है, हर भारतीय को मिल रहा है, भारतीय संस्कृति को मिल रहा है। हमारा संस्कृति ही महान है और यही मानना चाहिए। और एकता के ओर हमारे देश आत्मनिर्भरता की ओर जा रही है। इसलिए हमें, हाँ, कुछ विद्वानों ने यहाँ ये भी प्रकट किया कि आज तक ऐसा क्यों नहीं था। हो सकता है उसका समय अभी आया होगा। भाग्योदय सबका समय समय पर ही होता है। हमारे ज्योतिष के विद्वान भी इस सभा में उपस्थित हैं। तो भाग्योदय जब जिसका होता है तभी होता है। तो हमारे भारत के भाग्योदय उसी समय लिखा होगा और उसी समय हो रहा है। नहीं तो अगर मान लीजिए पटेल जी ही उस समय प्रधानमंत्री होते, तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी समस्या आती ही नहीं, बहुत सारी समस्याओं का समाधान उसी समय हो गया होता, ऐसा मैं समझता हूँ। तो इस तरह पटेल जी के आज जन्मदिन पर इस तरह का कार्यक्रम, ये कार्यक्रम एक एकता दिवस समारोह न करके ये एक तो सेमिनार हो गया, जिसमें बड़े बड़े विद्वान अपने अपने विचार व्यक्त किए। और यह मैं अंत में अपने जो संरक्षक हैं हमारे आचार्य के.वी. सुब्बारायुडू जी, जो हमारे विश्वविद्यालय के वर्तमान में कुलपति हैं, उनको धन्यवाद देता हूं कि उनके ही सौजन्य से इन कार्यक्रमों का आयोजन होता है। तो उनका अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं, उनको धन्यवाद भी देता हूं। और जो हमारे इस कार्यक्रम में ये बड़े बड़े अतिथि पधारे हैं, मैं यही विशेषता है हमारे भारतीयता की, जो हम सबको बड़े ही मानते हैं और अतिथि मानते हैं, और जो हमारे अपने भी हैं उनको भी सम्मान देते हैं। गांधी जी का भी यही मानना था कि स्वयं सम्मान चाहो तो दूसरों को सम्मान दो, जब सम्मान दोगे तो तुम स्वयं सम्मानित होगे ही। तो इस तरह जो हमारे अजय जी हैं या प्रवीण द्विवेदी जी हैं, इन्होंने हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर अपने विचार रखे। हमारा परिसर आभारी है इनके, और जो हमारे आचार्यगण इसमें अपना व्याख्यान प्रस्तुत किए हैं, उन सबका मैं अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं और परिसर की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। इतना ही कहकर, समय थोड़ा अधिक हो रहा है, हम तो 1 घंटा सोचे थे, लेकिन व्याख्यान इतना अच्छा होता गया कि समय का पता ही नहीं लगा। और हम सबसे अधिक अंत में हम अपने जो इस कार्यक्रम के संयोजक घनश्याम जी, बहुत अच्छे से संयोजना किए हैं, संयोजक उनके संयोजकत्व में और हरिशंकर जी के संचालकत्व में यह कार्यक्रम बहुत पूर्ण हुआ, सफल हुआ। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। सभी को धन्यवाद देके विराम करता हूं। नमस्कार। आचार्य चारु चरणेषु प्रणतिततयः श्रीमतय भवन्ति तत्र। जयंती आप सब लोग जानते हैं, माता का एक नाम है, जयंती मंगला काली इत्यादि श्रुते है, इसलिए यम जयंती जयति। इदानीम अन्ते धन्यवाद ज्ञापन रूपी मंत्र को, धन्यवाद मंत्र को
प्रस्तुत करने के लिए सुमन पंत सुमंत बोलेंगे धन्यवाद मंत्र। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम के में उपस्थित सभी विद्वानों को मेरा प्रणाम। धन्यवाद क्रम में सर्वप्रथम केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय प्रोफेसर के.बी. सुब्बा रायडू जी के प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, जिनके सौजन्य से इस कार्यक्रम की रूपरेखा और कार्यक्रम सफलता को प्राप्त किया, जैसा कि निर्देशक महोदय जी ने पूर्व में ही अभिव्यक्त किया। तदुपरांत केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के श्री रणवीर परिसर के निदेशक और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर मदन मोहन झा जी के प्रति मैं अपने आभार व्यक्त करता हूं। उनके निर्देशन में कार्यक्रम ही नहीं अपितु परिसर भी उत्तरोत्तर उत्कर्ष को प्राप्त हो रहा है। किस प्रकार से संस्कृत लोकोपयोगी बन सके तकनीकी के माध्यम से, इसलिए इसके लिए अहर्निश प्रयत्नरत रहते हैं और उनसे हमको भी इस विषय में ज्ञान प्राप्त होते रहता है। अतः मैं माननीय निदेशक जी के प्रति अपने आभार प्रकट करता हूं और प्रणाम करता हूं। के उपरांत केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू से अपने उद्गारों को व्यक्त करने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। उन्होंने वैदिक, लौकिक और अन्य उद्धरणों के माध्यम से इस राष्ट्रीय एकता दिवस में जो तथ्य उद्भासित किए, उन तथ्यों से हम लोग उपकृत हुए। अतः मैं अजय कुमार सिंह जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। सारस्वत अतिथि के रूप में विद्यमान डॉक्टर प्रवीण कुमार द्विवेदी जी, जो प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय जो प्रयागराज में है, उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। आपने भी अपने सरस उद्बोधन से हम लोगों को कृतार्थ किया। मैं श्री रणवीर परिसर के वेद विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मनोज कुमार मिश्र जी का भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। ज्योतिष विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर प्रभात कुमार महापात्र जी का भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। साहित्य विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सतीश कुमार कपूर जी का भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। शिक्षा शास्त्र विभाग के आचार्य प्रोफेसर कुलदीप शर्मा जी का भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। आधुनिक विभाग के विभागाध्यक्ष श्री शरद चंद्र शर्मा जी का भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। व्याकरण विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर कैलाश चंद्र दास महोदय का भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। सर्वदर्शन विभागाध्यक्ष एवं इस कार्यक्रम के संयोजक
डॉक्टर घनश्याम मिश्र जी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही इस कार्यक्रम का जो संचालन कर रहे हैं उनके कुशल और सरस संचालन में यह कार्यक्रम पूर्णता की ओर है, उनको मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। साथ ही इस कार्यक्रम में उपस्थित अन्य परिसरीय प्राध्यापकों का, छात्रों का एवं कर्मचारियों का एक तंत्र से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं और सभी को पुनः प्रणाम।